हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान को क्राउन से कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे और बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। बस बिल्कुल स्टोरी के तरीके से इसे सुनना है, समझना है, ध्यान से सुनना है, समझना है। ये बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये बीपीएससी का जो मेंस आने वाला है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है क्योंकि सारी ही चीज़ें इसमें कवर की गई है और ये अपडेटेड है क्राउन। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जितने भी टॉपिक कवर हुए हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप विज़िट करके सारे वीडियो जो हैं लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था। तो बिहार की कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। लंबे स्वाधीनता संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से भारत को मुक्ति मिली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही स्वाधीनता सेनानियों में ये विचार बनी थी कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसके लिए संविधान निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की गई। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। भारतीय संविधान पूर्ण हो जाने पर इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में प्रभावी कर दिया गया। भारतीय संविधान भारत की राज्य व्यवस्था की आत्मा है। भारतीय संविधान की प्रकृति पर ही भारतीय राज्य व्यवस्था स्थापित की गई है। भारतीय संविधान की प्रकृति पर ही भारतीय राज्य व्यवस्था स्थापित है। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी केंद्र और राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। दोनों का अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ स्पष्ट परिभाषित है। भारतीय संविधान में शासन और प्रशासन के सभी बिंदुओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। बिहार राज्य में देश के अन्य राज्यों की तरह संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्य व्यवस्था लागू की गई है। तो आइए हम पॉइंट वाइज जानेंगे संवैधानिक व्यवस्था कैसी है बिहार की। भारतीय गणराज्य उस संविधान की व्यवस्था के अनुसार प्रशासित होता है जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के कुल 26 भाग हैं और प्रत्येक भाग में कई अनुच्छेद हैं। टोटल 26 भाग हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 461 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के भाग छठे में, जिसमें कि 152 से 237 अनुच्छेद हैं, ये राज्य स्तर पर सरकार के ढांचे से संबंधित है। बिहार की राज्य व्यवस्था संविधान के प्रावधानों पर ही आधारित है। भारत में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और राज्यों में राज्यपाल की स्थिति जो होती है वो कार्यपालिका के प्रधान की होती है, राज्यपाल की, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान में विधायी शक्तियां संसद एवं राज्य विधानमंडलों में विभाजित की गई हैं तथा शेष शक्तियां संसद को प्राप्त है। राज्य सरकार का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से संबंधित अधिकार मिले हुए हैं। इसका उल्लेख है संविधान की धारा 153 से 162 तक दर्शाया गया है। राज्यों में सरकारी व्यवस्था केंद्र से काफ़ी मिलती जुलती है। राज्य सरकार की 3 मुख्य इकाइयां हैं। कौन कौन सी? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका या व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो राज्य शासन किस पे आधारित है? राज्य शासन के अंतर्गत कार्यपालिका आते हैं, व्यवस्थापिका आता है और न्यायपालिका आता है। कार्यपालिका में राज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होते हैं। व्यवस्थापिका में विधानमंडल होता है और विधानसभा कितने सदन है? 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। वहीं न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं।
तो अब हम जानेंगे राज्यों से संबंधित संविधान का जो छठा भाग है, जिसमें हमने जाना कि 153 से 237 तक दिए हुए हैं क्या प्रावधान। अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। आर्टिकल 153 से 162 राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 163 और 64 मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। अनुच्छेद 168 से 195 राज्यों की विधायिकाओं के संगठन इत्यादि से संबंधित है। अनुच्छेद 196 से 212 राज्य की विधायन प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। वहीं 213 राज्यपाल की विधायनी शक्तियों का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 214 से 232 राज्यों के उच्च न्यायालयों के संगठन व शक्तियों का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 233 से 237 निम्न अदालतों से संबंधित है। तो ये है राज्यों से संबंधित संविधान का छठा भाग। यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको फिर से रिवीजन कर पाएँ। बिहार राज्य में देश के अन्य राज्यों की तरह संघीय प्रणाली के अनुरूप राज्य व्यवस्था लागू की गई है। केंद्र और राज्य में कार्य वितरण संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। केंद्र की सूची में 97 विषय है, जिसमें कि केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र की सूची में दूसरी सूची सिर्फ राज्यों के लिए है जिस पर कि वे कानून बना सकते हैं, जैसे कि कृषि पे, भूमि, पुलिस, सिंचाई, सार्वजनिक, स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था आदि। और तीसरी सूची संवर्ती विषयों की है, जिस पर केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। बिहार के 38 जिलों में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 40 तथा राज्यसभा के सदस्य 16 हैं। वहीं विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 75 है। 104 संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब हम जानेंगे विस्तार पूर्वक कि राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। राज्यपाल की भूमिका ये है कि वो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करना पड़ता है। इसके लिए वो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद उन्हें सहायता और परामर्श देती है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होता है। इसके बारे में अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उसे वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है, उतना ही राज्य में राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल के अंतर्गत कौन कौन से विधि आते हैं? कार्यपालिका आता है। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद होते हैं। विधानमंडल, और विधानमंडल में 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। किसके अंतर्गत? ये सब काम करेंगे राज्यपाल के। कार्यपालिका से संबंधित क्या क्या अधिकार होते हैं राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल का वो हम जानेंगे। सबसे पहले राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर वो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, किंतु उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता है राज्यपाल। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति जो है वो राज्यपाल होता है। राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलपति राज्यपाल होते हैं और उप कुलपतियों की नियुक्ति करके विश्वविद्यालयों का संचालन करता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, विनियम तथा अध्यादेश जारी करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऐसे व्यक्तियों को जिनको साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा, सहकारिता आंदोलन के संबंध में विशेष ज्ञान है, विधान परिषद में कुल सदस्यों की 1/6 सदस्यों का नाम मनोनयन करता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ये इसका अधिवेशन बुलाते हैं और सत्रावसान भी करते हैं।
अब हम जानेंगे कि राज्यपाल के पास क्या क्या विधायी शक्तियाँ हैं। किसी भी विधेयक राज्य के विधानमंडल के द्वारा पास हो जाने के बाद तब तक कानून के रूप में नहीं परिवर्तित हो सकता है जब तक उस विधेयक पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति न प्रदान कर दे, तब तक वो पारित नहीं होगा और न ही उसमें कोई परिवर्तन होगा। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं देता है किसी भी विधेयक पर, तो वो विधेयक पुनः विधानमंडल के पास में पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये थी विधायी शक्तियाँ राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति क्या क्या है वो हम जानेंगे। राज्यपाल किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को क्षमादान, लघुकरण, निलंबन आदि में बदल सकता है। ये शक्ति होती है राज्यपाल के पास में। ये दिया है आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 161 राज्यपाल को ये ताकत देता है। इसके अंतर्गत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के विस्तार तक की विधि का उल्लंघन करने वाले को भी कुछ हद तक छूट दे सकता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और प्रोन्नति में उनका प्रमुख योगदान रहता है। आगे हम जानेंगे राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल का क्या हाथ है। तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। व्यवहार में राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य के प्रशासन चलाने की वास्तविक शक्तियाँ प्रदान कर देता है। विधानमंडल की पूरी शक्तियाँ अस्थायी रूप से केंद्रीय संसद को मिल जाती है। राष्ट्रपति शासन का सामान्य कार्यकाल 6 महीने का होता है, परंतु संसद की पूर्व अनुमति से इसकी अवधि अधिकतम 3 वर्ष के लिए और भी बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा मिले बिना भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर सकता है। राज्यपाल की अनुशंसा मिले बिना भी। आपातकालीन अधिकार। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करता है। वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अब हम जानेंगे औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के लेफ्टिनेंट गवर्नर और राज्यपाल का क्या संबंध है। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करते हुए बिहार, उड़ीसा सहित अलग प्रांत का दर्जा दिया गया बिहार को। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का शासन चलाने के लिए औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया। अब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यकाल जानेंगे, कब से कब तक कौन रहे। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली 1 अप्रैल 1912 से 19 नवंबर 1915 तक। सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट 19 नवंबर 1915 से 4 अप्रैल 1918 तक। सर एडवर्ड लेविंग 15 अप्रैल 1918 से 12 अगस्त 1918 तक। सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट 12 अगस्त 1918 से 29 दिसंबर 1920 तक। अब एक नोट है कि 29 दिसंबर 1920 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया। उसके बाद हम जानेंगे कि अब राज्यपाल कौन कौन रहे। सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा पहले राज्यपाल बने थे 1920 में। 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921 तक इनका कार्यकाल था। इसके बाद कार्यवाहक तौर पे सर हवीलैंड लेफ्टिनेंट मैसूरियर बने 30 नवंबर 1921 से 12 अप्रैल 1922 तक। सर हेनरी वेलर 12 अप्रैल 1922 से 26 मार्च 1925 तक। सर हैग मैफरसन कार्यवाहक तौर पे 27 मार्च 1925 से 26 जुलाई 1925 तक। सर हेनरी वेलर 26 जुलाई 1925 से 7 अप्रैल 1927 तक। सर हैंग लैंसडाउन स्टीफेंसन 7 अप्रैल 1927 से 26 अप्रैल 1929 तक। सर जेम्स डेविड स्वीटन कार्यवाहक तौर पे राज्यपाल 26 अप्रैल 1929 से 25 अगस्त 1929 तक रहे। इसके बाद सर हैंग लैंसडाउन 25 अगस्त 1929 से 5 जून 1930 तक। सर जेम्स डेविड स्वीटन कार्यवाहक तौर पे 5 जून 1930 से 21 सितंबर 1930 तक। सर हैग लैंसडाउन स्टीफेंसन 21 सितंबर 1920 से 7 अप्रैल 1932 तक। सर जेम्स डेविड स्वीटन
7 अप्रैल 1932 से 12 अक्टूबर 1934 तक। कार्यवाहक तौर पे जॉन टॉलरटन हिटी 12 अक्टूबर 1934 से 11 फरवरी 1935 तक। सर जेम्स डेविस स्विटन 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत को उड़ीसा से अलग करके एक अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसके बाद राज्यपाल कौन कौन रहे? बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग बनाए जाने के बाद बिहार के राज्यपाल रहे मॉरिस गार्नियर हैलेट 11 मार्च 1937 से 15 मई 1938 तक। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट कार्यवाहक तौर पे 15 मई 1938 से 16 सितंबर 1938 तक। सर मॉरिस गार्नियर हैलेट 17 सितंबर 1938 से 5 अगस्त 1939 तक। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट 6 अगस्त 1939 से 2 फरवरी 1943 तक। इसके बाद सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 3 फरवरी 1943 से 6 सितंबर 1943 तक। सर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी कार्यवाहक तौर पे 7 सितंबर 1943 से 23 अप्रैल 1944 तक। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 24 अप्रैल 1944 से 12 मई 1946 तक। सर हैंग डो 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल कौन रहे? 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना। उसके बाद बिहार के राज्यपाल हुए पहले जयराम दास दौलत राम 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। इसके बाद माधव श्रीहरि आड़े 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक। इसके बाद तीसरे राज्यपाल रहे रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर 15 जून 1952 से 5 जुलाई 1957 तक। चौथे राज्यपाल रहे जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक थे। इसके बाद मदभूसी अनंत सैनम अयंगर 12 मई 1962 से 6 दिसंबर 1967 तक। नित्यानंद कानूनगो 7 दिसंबर 1967 से 20 जनवरी 1971 तक। न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिंह कार्यवाहक तौर पे 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971 तक। देवकांत बरुआ 1 फरवरी 1971 से 4 फरवरी 1973 तक। रामचंद्र दोंडीबा भंडारे 4 जनवरी 1973 से 15 जून 1976 तक। जगन्नाथ कौशल राज्यपाल बने 16 जून 1976 में और 27 मई 1978 तक रहे। न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ 27 मई 1978 को राज्यपाल बने और 26 जून 1978 तक रहे। जगन्नाथ कौशल 26 जनवरी 1978 से 31 जनवरी 1979 तक बने। न्यायमूर्ति कृष्ण वल्लभ 31 जनवरी 1979 से 10 सितंबर 1979 तक रहे। इसके बाद अखलाकुर रहमान किदवई 10 सितंबर को बने 1979 में और 14 मार्च 1985 तक ये राज्यपाल रहे। इसके बाद पेडेकांति वेंकट सुबैया 15 मार्च को बने 1985 में और 25 फरवरी 1988 तक राज्यपाल रहे। फिर गोविंद नारायण सिंह बने दोपहर में 26 फरवरी को 1988, उसके बाद 24 जनवरी 1989 तक ये राज्यपाल रहे। इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन कार्यवाहक तौर पे 26 जनवरी को सायं 7 बजे राज्यपाल पद पे आसीन हुए 89 में और 29 जनवरी 1989 तक राज्यपाल के पद पे रहे। इसके बाद रामचंद्र दत्तात्रेय प्रधान कार्यवाहक तौर पे सायं 7 बजे 29 जनवरी को बने 89 में और 2 मार्च 1989 तक रहे। फिर जगन्नाथ पहाड़िया 3 मार्च को बने पूर्वाह्न 11:30 बजे 1989 से 21 सितंबर तक। टीबी राजेश्वर कार्यवाहक तौर पे 22 सितंबर 1989 से 2 फरवरी 1990 तक। न्यायमूर्ति गंगाधर गणेश सोहानी 2 फरवरी संध्या सायं 7:30 बजे 1990 में और 16 फरवरी 1990 तक रहे। मोहम्मद यूनुस सलीम संध्या 7:30 बजे 16 फरवरी को 1990 में और 27 जून 1990 तक ये राज्यपाल रहे। अगले राज्यपाल बने बी सत्यनारायण रेड्डी 27 जून को सायं 5:30 बजे। समय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1990 से 13 जुलाई 1990 तक। मोहम्मद यूनुस सलीम फिर से बने 13 जुलाई को 1990 में और 8 जनवरी 1991 तक रहे। उसके बाद फिर से दूसरी बार बी सत्यनारायण रेड्डी बने 8 जनवरी को 1991 में और 24 जनवरी 1991 तक रहे। फिर तीसरी बार मोहम्मद यूनुस सलीम बने राज्यपाल 24 जनवरी को 1991 में और 19 मार्च 1991 तक रहे। फिर मोहम्मद शफी कुरैशी बने 19 मार्च 1991 से 13 अगस्त 1993 तक। इसके बाद अखलाकुर रहमान किदवई बने
14 अगस्त 1993 में और 26 अप्रैल 1998 तक रहे। इसके बाद अगले राज्यपाल बने सुंदर सिंह भंडारी 27 अप्रैल 1998 से 14 मार्च 1999 तक। फिर कार्यवाहक तौर पर न्यायमूर्ति ब्रजमोहन लाल बने 15 मार्च 1999 से 5 अक्टूबर 1999 तक। सूरजमान कार्यवाहक तौर पर 6 अक्टूबर 1999 से 22 अक्टूबर 1999 तक। विनोद चंद्र पांडे बने 23 नवंबर 1999 से 14 जून 2003 तक। एम रामा जोइस बने 15 जून 2003 को और 30 अक्टूबर 2004 तक रहे। कार्यवाहक तौर पर वेद प्रकाश मरवाहा बने 1 नवंबर 2004 से 4 नवंबर 2004 तक। बूटा सिंह बने 5 नवंबर 2004 से 26 जनवरी 2006 तक। गोपाल कृष्ण गांधी बने 31 जनवरी 2006 से 22 जून 2006 तक। रामकृष्ण सूर्यवंशी गवई बने 22 जून 2006 से 9 जुलाई 2008 तक। इसके बाद अगले राज्यपाल बने रघुनंदन लाल भाटिया 10 जुलाई 2008 में और 28 जून 2009 तक रहे। फिर देवानंद कुंवर बने 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक। इसके बाद DY पाटिल राज्यपाल बने 22 मार्च को 2013 में और 2014 तक रहे। फिर केशरीनाथ त्रिपाठी बने 27 नवंबर को 2014 में और 15 अगस्त 2015 तक रहे। फिर उसके बाद रामनाथ कोविंद आए 16 अगस्त को, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, और 2015 में और 21 जून 2017 तक रहे। फिर केशरीनाथ त्रिपाठी बने 27 जून को 2017 में और 3 सितंबर 2017 तक ये राज्यपाल पद पर रहे। फिर सत्यपाल मलिक बने 4 सितंबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक। इसके बाद अगले राज्यपाल बने सत्यपाल मलिक 2017 में 4 सितंबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक। फिर लालजी टंडन बने 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक। और 28 जुलाई 2019 से अब तक बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो अब जो राज्यपाल आपने जाना, सारे राज्यपाल बिहार से संबंधित हैं। अब हम मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, क्या क्या अधिकार होते हैं। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति अनुच्छेद 164 के भाग पहले के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री से मंत्रणा करने पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं उनके विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त है। मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता एवं विधानसभा का नेता होता है। मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में मुख्यमंत्री एक कड़ी का काम करता है। राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री का स्थान सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता एवं विधानसभा का नेता होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के भाग 1 के अनुसार उन कार्यों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेगा। आगे जानेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्री बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय स्थिति होती है एवं वो इसके निर्माण तथा जीवन का निर्णायक केंद्र होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को हटा सकता है तथा राज्यपाल मंत्रिपरिषद में भारी फेरबदल भी कर सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के कार्यों का अवलोकन एवं समन्वय करता है। आगे हम जानेंगे मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के बारे में। तो ये जो है अपने विभाग के प्रधान होते हैं, अपने कार्यकलापों के मामलों में स्वतंत्र होते हैं। मुख्यमंत्री इनके विभाग से संबंधित मामलों में राय मशवरा लेते हैं। राज्य स्तर के मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, मंत्रिपरिषद में ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री मुख्य रूप से मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के सहायक की भूमिका निभाते हैं और उपमंत्री ये चौथे स्तर के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री मुख्य रूप से मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के सहायक की भूमिका निभाते हैं और उपमंत्री चौथे स्तर के मंत्री होते हैं। आगे हम जानेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें कि मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री आदि शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई होती है जिसमें कि सिर्फ मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री शामिल होते हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के ही सदस्य होते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य हो ये ज़रूरी नहीं है। मुख्यमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के कारण मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है। मंत्रिपरिषद के संबंध में इनकी शक्तियाँ होती हैं। इनका गठन मुख्यमंत्री की नियुक्ति से होता है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, परिवर्तन एवं असंतुष्ट होने पर मंत्रिमंडल से उनके निष्कासन जैसे अधिकार मुख्यमंत्री में समाहित होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णय को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। मुख्यमंत्री का निर्णय ही सामान्यतः मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। व्यवस्थापिका के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ हैं? विधानसभा प्रस्तावों की रचना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर की जाती है। मुख्यमंत्री सदन में विचार विमर्श और बहस में निर्णायक भूमिका प्रस्तुत करता है। वो सदन में सभी नीति संबंधी घोषणाएं करता है और शासन नीतियों को सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही राज्यपाल को भंग करने की सलाह दे सकता है। समन्वयक मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच में समन्वय सूत्र का काम करता है। मुख्यमंत्री प्रशासन के संबंध के लिए किए गए सभी निर्णयों एवं व्यवस्थापिका संबंधी प्रस्तावों से राज्यपाल को अवगत कराता है। संविधान के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्तियों के संबंध में जो अधिकार राज्यपाल में समाहित होता है, व्यवहारिक दृष्टि से उनका उपयोग मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो अब हम जानेंगे मुख्यमंत्रियों कार्यकाल कौन कब रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस। 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक इनका कार्यकाल था। दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 तक। इसके बाद तीसरी बार भी डॉक्टर श्री कृष्ण ही बने मुख्यमंत्री 46 में 2 अप्रैल 1946 को और 14 अगस्त 1947 तक रहे। तीसरी बार भी डॉक्टर श्री कृष्ण ही बने 15 अगस्त 1947 में 31 जनवरी 1961 तक रहे। इसके बाद कार्यवाहक तौर पे दीप नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने बिहार के 1 फरवरी 1961 में और 18 फरवरी 1961 तक रहे। इसके बाद विनोदानंद झा बने बिहार के मुख्यमंत्री 18 फरवरी 1961 में और 2 अक्टूबर 1963 तक रहे। इसके बाद कृष्ण वल्लभ सहाय बने 2 अक्टूबर 1963 में 5 मार्च 1967 तक रहे। इसके बाद महामाया प्रसाद सिन्हा बने 5 मार्च 1967 में 28 जनवरी 1968 तक रहे। इसके बाद अगले मुख्यमंत्री बने सतीश प्रसाद सिंह 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक। इसके बाद विंदेश्वरी प्रसाद मंडल बने 1 फरवरी 1968 में 22 मार्च 1968 तक रहे। फिर भोला पासवान शास्त्री बने 1968 में। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1968 में और 26 जनवरी 1968 तक रहा। 26 फरवरी राष्ट्रपति शासन के बाद सरदार हरिहर सिंह मुख्यमंत्री बने बिहार के 69 में ही और 22 जून 1969 तक रहे। इसके बाद भोला पासवान शास्त्री बने और फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1969 में ही और 16 फरवरी 1970 तक रहा। इसके बाद दरोगा प्रसाद राय बने बिहार के मुख्यमंत्री 16 फरवरी 1970 में और 22 दिसंबर 1970 तक रहे। फिर कर्पूरी ठाकुर बने। इसके बाद भोपा पासवान शास्त्री बने 71 में और 72 तक रहे। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1972 में। फिर केदार पांडे बने बिहार के मुख्यमंत्री 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक। फिर अब्दुल गफूर बने बिहार के मुख्यमंत्री 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक। अगले मुख्यमंत्री बने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक। उसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 30 अप्रैल को 1977 में 24 जून 1977 तक रहा। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर बने 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। फिर राम सुंदर दास बने 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1980 में और 8 जून 1980 तक ही रहा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र अगले मुख्यमंत्री बने बिहार के 1980 में और 14 अगस्त 1983 तक रहे। फिर चंद्रशेखर सिंह बने बिहार के मुख्यमंत्री 14 अगस्त 1983 में 12 मार्च 1985 तक रहे। अगले मुख्यमंत्री बने बिंदेश्वरी दुबे 12 मार्च 1985 को
13 फरवरी 1988 तक रहे। फिर भागवत झा आज़ाद बने, उसके बाद सत्यनारायण सिंह बने, फिर जगन्नाथ मिश्र बने, उसके बाद लालू प्रसाद बने 10 मार्च 1990 से 31 मार्च 1995 को, और उनके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1995 में। और उस राष्ट्रपति शासन के बाद भी लालू प्रसाद ही मुख्यमंत्री बने 1995 में और 97 तक रहे। उनके बाद उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी बनी 1997 में और 12 फरवरी 1999 तक रही बिहार की मुख्यमंत्री। और फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 1999 में। फिर राबड़ी देवी बनी 1999 से 2000 तक। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 2000 में और 10 मार्च 2000 तक ही रहे थे। और फिर राबड़ी देवी बने बिहार के मुख्यमंत्री 11 मार्च 2000 में और 6 मार्च 2005 तक रहे। राबड़ी देवी के बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 2005 में, 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक। और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 से 20 मई 2014 तक रहे। नीतीश कुमार के बाद जीतन राम मांझी बने 2014 में, 20 मई 2014 को, फिर 2015 तक रहे। इसके बाद फिर से नीतीश कुमार बने 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री, और इसके बाद फिर से 2015 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। आगे हम जानेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। किसी विषय पर व्यवस्था देने वाला, प्रबंध करने वाले को व्यवस्थापक कहते हैं। व्यवस्थापक कहा जाता है व्यवस्था देने वाला, प्रबंध करने वाला। विधिपूर्वक व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान में व्यवस्थापिका सभा का प्रावधान है। व्यवस्थापिका सभा विधान बनाने वाली वो सभा है जिसके अधिकतर सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, एक विधान परिषद यानी उच्च सदन और दूसरा विधानसभा यानी निम्न सदन। विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के होते हैं। विधान परिषद में कुछ सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है और शेष परोक्ष रूप से विभिन्न निर्वाचक मंडलों के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा एक लोकप्रिय सदन है जो कि विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। राज्य के मुख्यमंत्री का राज्य की व्यवस्थापिका के साथ अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध होता है। बहुमत दल के नेता होने के कारण वो उसकी कार्यप्रणाली एवं निर्णयों को प्रभावित करता है। विधानसभा प्रस्तावों की रचना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही की जाती है। विधायिका राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद को सम्मिलित करके बनता है। सबसे पहले जानेंगे विधानसभा के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्य उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मताधिकार के द्वारा निर्वाचित हो जाते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। बिहार में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें 203 सामान्य वर्ग के लिए हैं, 38 अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और संचालन करता है। विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा काफ़ी शक्तिशाली है। इससे राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार होता है। विधानसभा राज्य के वित्त को नियंत्रित करती है। धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। कितनी अवधि होती है विधानसभा की? विधानसभा के पहले अधिवेशन की शुरुआत की तिथि से लेकर के 5 वर्षों तक बनी रहती है। राज्यपाल स्थिति का अवलोकन करके विधानसभा को 5 वर्षों के पहले भी भंग कर सकता है। ये शक्ति होती है राज्यपाल के पास में। राज्य में आपात स्थिति लागू होने पर संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है और फिर से इसे 6 महीने आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह इसे 3 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम जानेंगे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में। सबसे पहले अध्यक्ष बने थे रामदयालु सिंह 1937 में। इसके बाद विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, फिर लक्ष्मी नारायण सुधांशु, फिर धनिक लाल मंडल, उसके बाद 5वें रामनारायण मंडल, 6ठे हरिनाथ मिश्र, सन आप देख सकते हैं, 7वें त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, 8वें राधानंद झा, 9वें हैं शिवचंद्र झा, 10वें अध्यक्ष
मोहम्मद हिदायतुल्ला खां, 11वें गुलाम सरवर, 12वें देव नारायण यादव, 13वें सदानंद सिंह, 14वें उदय नारायण चौधरी, 15वें विजय कुमार चौधरी और 16वें विजय कुमार सिन्हा। तो क्या इतिहास रहा विधान परिषद का? 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करते हुए बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन कर दिया गया। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत की राज्य व्यवस्था संचालन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद की आवश्यकता महसूस की गई। बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का विधिवत गठन जनवरी 1913 में कर दिया गया। बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का गठन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा 1909 और गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत की गई। 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर स्थित परिषद कक्ष में सरवेले के सभापति में संयुक्त विधान परिषद की 5 बैठकें हुई। 1921 में बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का नाम बदल करके बिहार उड़ीसा विधान परिषद कर दिया गया। फिर 7 फरवरी 1921 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद अस्तित्व में आ गई। सर वॉल्टर मॉडे इस परिषद के प्रथम सभापति मनोनीत हुए। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 7 फरवरी 1921 को हुआ। संयुक्त प्रांत के प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न बरोन सिन्हा ने इस परिषद का उद्घाटन किया। 1 अप्रैल 1936 से बिहार तथा उड़ीसा अलग अलग अस्तित्व में आ गए। इस तरह बिहार एक स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत को भंग करने से पहले 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद गठन किए जाने का आदेश जारी हो चुका था। राजीव रंजन प्रसाद बिहार विधान परिषद के पहले सभापति बने, जो कि 23 जुलाई 1937 से कार्य करने लगे। 1938 में बिहार विधान परिषद नए भवन में हस्तांतरित कर दी गई। विधान परिषद की स्थिति। विधान परिषद को राज्य विधायिका का उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन विधान परिषद का अस्तित्व संसद की इच्छा पर निर्भर करती है। ये एक विलंबकारी सदन है। इसे पुनः निरीक्षण का प्रभावी अधिकार नहीं है। विधान परिषद में शुरू होने वाले विधेयक को विधानसभा अधिकार ही नहीं बल्कि समाप्त भी कर सकती है। विधान परिषद में शुरू होने वाले विधेयक को विधानसभा अस्वीकार ही नहीं बल्कि समाप्त भी कर सकती है। इस तरह विधान परिषद की तुलना में विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिनों तक अवरुद्ध कर सकती है तथा साधारण विधेयक को सिर्फ 3 महीने तक अवरुद्ध कर सकती है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए सिर्फ 1 महीने तक यानी केवल 4 महीने तक अवरुद्ध कर सकती है। किसी विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ऐसी अवस्था में विधानसभा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। विधान परिषद का कोई प्रस्ताव विधानसभा अवमान्य कर दे तो वो रद्द हो जाता है। अब जानेंगे स्थायी सदन के बारे में। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का द्वितीय एवं उच्च सदन है। ये एक स्थायी सदन है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल यानी निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है। संविधान के अनुसार विधान परिषद में कम से कम 40 और अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान में ये उपबंध है कि विधान परिषद के कुछ सदस्य निर्वाचित तथा मनोनीत होंगे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य निर्वाचित एवं 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। चुने हुए सदस्यों में विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12वें सदस्य उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष तक स्नातक रहे स्नातकों से मिलकर के बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12वां सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशाला एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में 3 वर्ष से अधिक समय तक अध्यापन करने वाले अध्यापकों से मिलकर के बने निर्वाचन मंडल से, और 1/3
सदस्य न्यायपालिकाओं, जिला परिषदों तथा स्थानीय निकायों से और 1/3 विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित तथा शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल सहित राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन आदि विविध क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को मनोनीत करता है। बिहार विधान परिषद के कुल 75 सदस्य हैं। बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के सभापति एवं इनके कार्यकाल, ये सभापति और इनके कार्यकाल हैं। सर वाल्टन मोरे का कार्यकाल ये 1921 में था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जुलाई 1921 से नवंबर 1922 तक। खान बहादुर ख्वाजा मोहम्मद नूर 1922 से 29 तक। बाबू निरसू नारायण सिंह 1930 से 1932 तक। बाबू रंजनधारी सिंह 1933 से 1936 तक। अब बिहार विधान परिषद के सभापति और उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। पहले सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे, 23 जुलाई 1937 से 6 सितंबर 1948 तक। दूसरे सभापति श्यामा प्रसाद सिंह 7 सितंबर 1948 से 11 मई 1952 तक। तीसरे सभापति नईमा खातून हैदर, ये संविधान की धारा 184 के भाग 1 के अंतर्गत सभापति थे, 12 मई 1952 से 15 मई 1952 तक। चौथे सभापति श्यामा प्रसाद सिंह 15 मई 1952 से 6 मई 1958 तक इनका कार्यकाल था। पांचवें सभापति बने रामेश्वर प्रसाद सिंह, संविधान की धारा 184 के पहले भाग के अंतर्गत 4 अप्रैल 1959 से 7 अप्रैल 1959 तक। छठे राय ब्रजराज सिंह, संविधान की धारा 184 के पहले के अंतर्गत 7 अप्रैल 1959 से 6 मई 1962 तक। इसके बाद सातवें बने राधा गोविंद प्रसाद, 7 मई को 1962 में और 10 सितंबर 1962 तक रहे। आठवें बने रावणेश्वर मिश्र, 11 सितंबर 1962 से 6 मई 1964 तक बिहार के सभापति रहे। नौवें सभापति कुमार गंगानंद सिंह बने, 7 मई 1964 से 24 सितंबर 1964 तक। 10वें थियोडोर बोदरा, 24 सितंबर से 30 अगस्त 1965 तक। 11वें देवशरण सिंह, 30 अगस्त 1965 से 6 मई 1968 तक। 12वें बने थियोडोर बोदरा। 13वें रामप्यारी देवी। 14वें अनिल कुमार सिंह। 15वें सभापति अब्दुल गफूर बने, 5 जून 1972 से 2 जुलाई 1973 तक। 16वें डॉक्टर राम गोविंद सिंह। 17वें महेंद्र प्रसाद। 18वें डॉक्टर राम गोविंद सिंह। 19वें कृष्णकांत सिंह। 20वें सभापति डॉक्टर राम गोविंद सिंह। 21वें सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। 22वें सभापति एवं उपसभापति दोनों का पद रिक्त रहा। 1980 में 7 मई 1980 से 13 जून 1980 तक सभापति और उपसभापति दोनों का ही पद रिक्त था। फिर उसके बाद 1980 में श्यामचरण तुबेद बने। 24वें पृथ्वीचंद्र किस्कू। इसके बाद अगले सभापति एवं उपसभापति दोनों ही का पद रिक्त था 1985 में भी, 13 जनवरी 1985 से 17 जनवरी 1985 तक। इसके बाद राजेश्वरी सरोज दास बनी 1985 में। फिर अरुण कुमार सभापति बने, 5 जुलाई 1985 से 3 अक्टूबर 1986 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद वर्मा बने। फिर डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद वर्मा दूसरी बार भी बने। फिर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह बने। फिर प्रोफेसर जाबिर हुसैन बने। फिर प्रोफेसर जाबिर हुसैन दूसरी बार भी बने 1996 में भी, तीसरी बार भी 2000 में भी बने, चौथी बार 2006 तक रहे जाबिर हुसैन। फिर प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बने सभापति 16 अप्रैल 2006 से 4 अगस्त 2009 तक। फिर ताराकांत झा बने 4 अगस्त 2009 से 6 मई 2012 तक। फिर अवधेश नारायण सिंह बने 8 अगस्त 2012 में और 8 मई 2017 तक सभापति रहे बिहार के। इसके बाद हारून रशीद 9 मई 2017 से अब तक सभापति हैं। अब समझते हैं न्यायपालिका को। संविधान में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के नीचे के स्तर पर हमारी न्याय व्यवस्था में उच्च न्यायालय होते हैं, जो कि सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। संगठन: प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या संसद कानून के द्वारा निश्चित करती है।
समयावधि कितनी होती है? मूल संविधान के अनुसार न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं, परंतु 15वें संशोधन के द्वारा अब के 62 वर्ष तक की आयु तक कार्य कर सकते हैं। शक्तियां और क्षेत्राधिकार की बात करें तो किसी भी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस राज्य के क्षेत्र तक सीमित है जिस राज्य का वो उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? न्याय संबंधी और प्रशासन संबंधी 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त वो अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य कर सकता है। उच्च न्यायालय के कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय को अपने राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। उच्च न्यायालय के परामर्श से ही राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश के दर्जे के रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार होते हैं। उच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी अपीलीय अधिकार प्राप्त है। बिहार उच्च न्यायालय के सारे मुकदमों की सूची पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड है, इसीलिए कंप्यूटर विभाग की देखभाल के लिए एक रजिस्ट्रार और एक संयुक्त रजिस्ट्रार की विशेष व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय और न्यायाधिकरणों पर निगरानी रखता है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। शिखर पर उच्चतम न्यायालय है जिसके नीचे राज्य उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के अधीन जिला स्तर के न्यायालय हैं। जिले में 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। कौन कौन से? दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व या माल न्यायालय। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत उच्च न्यायालय होता है, सिविल जज का न्यायालय होता है, मुंसिफ न्यायालय होते हैं, खफीफा न्यायालय और न्याय पंचायत। फौजदारी न्यायालय में उच्च न्यायालय, न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के, न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के, अवैतनिक मजिस्ट्रेट और न्याय पंचायत होता है। राजस्व या माल न्यायालय में उच्च न्यायालय होता है, राजस्व बोर्ड होता है, कमिश्नर का न्यायालय होता है, जिलाधीश का न्यायालय, एसडीएम का न्यायालय और तहसील या नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को की गई। स्थापना के समय इसका क्षेत्र बिहार और उड़ीसा था। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य की न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर विराजमान है। आगे बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। पहले न्यायाधीश सर एडवर्ड 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 तक कार्यकाल था। माइवर्ड चमेर का। फिर न्यायाधीश सर थॉमस 21 अक्टूबर 1917 से फ्रेडरिक डॉसन मिलर। फिर न्यायाधीश सर कर्टनी टेलर, सन आप देख सकते हैं। उसके बाद न्यायाधीश सर आर्थर ट्रेवर हैरिस। फिर न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। अगले न्यायाधीश बने सर क्लिपर्ट मनमोहन अग्रवाल 1948 से 1950 तक। फिर न्यायाधीश सर हर्बर्ट रिप्टन मेयरडेथ 25 जनवरी 1950 से 8 अप्रैल 1950 तक। फिर न्यायाधीश लक्ष्मीकांत झा 8 अप्रैल 1950 से 1 जून 1952 तक। न्यायाधीश डेविड एजरा रियूबेन 1 जून 1952 से 2 सितंबर 1953 तक। फिर न्यायाधीश सर सैयद जाफ़र इमाम 3 सितंबर 1953 से 10 जनवरी 1955 तक। न्यायाधीश सुधांशु कुमार दास 10 जनवरी 1955 से 30 अप्रैल 1956 तक। न्यायाधीश विधानाथियर रामास्वामी 30 अप्रैल 1956 से 4 जनवरी 1965 तक। न्यायाधीश रामास्वामी लक्ष्मी नरसिंगन 4 जनवरी 1965 से 2 अगस्त 1968 तक। न्यायाधीश सतीश चंद्र मिश्र 9 नवंबर 1968 से 5 सितंबर 1970 तक। न्यायाधीश उज्ज्वल नारायण सिन्हा 5 सितंबर 1970 से 29 सितंबर 1972 तक। न्यायाधीश नंदलाल उंटवालिया 29 सितंबर 1972 से 3 अक्टूबर 1974 तक। न्यायाधीश श्याम नंदन प्रसाद सिंह 3 अक्टूबर 1974 से 1 मई 1976 तक। न्यायाधीश कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह 19 जुलाई 1976 से 12 मार्च 1983 तक। न्यायाधीश सुरजीत सिंह संघवालिया
29 नवंबर 1983 से 27 जुलाई 1987 तक। न्यायाधीश भगवती प्रसाद झा 2 जनवरी 1988 से 1 मई 1988 तक। न्यायाधीश दीपक कुमार सेन 1 मई 1988 से 1 मई 1989 तक। न्यायाधीश सुशील कुमार झा 19 अक्टूबर 1989 से 23 अक्टूबर 1989 तक। फिर न्यायाधीश गणेश गंगाधर गणेश साहनी 14 अक्टूबर 1989 से 17 दिसंबर 1990 तक। फिर न्यायाधीश विमल चंद्र बसाक 18 मार्च 1991 से 21 अक्टूबर 1994 तक। फिर न्यायाधीश कृष्ण स्वामी सुंदर परिपूर्णन 24 जनवरी 1994 से 11 जून 1994 तक। फिर न्यायाधीश के वेंकट स्वामी 19 सितंबर 1994 से 6 मार्च 1995 तक। इसके बाद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ पटनायक 19 मई 1995 से 11 सितंबर 1995 तक। फिर न्यायाधीश देवेंद्र प्रताप वाधवा 29 सितंबर 1995 से 21 मार्च 1997 तक। फिर न्यायाधीश ब्रजमोहन लाल 9 जुलाई 1997 से 6 अक्टूबर 1999 तक। इसके बाद अगले बने न्यायाधीश रवि स्वरूप धवन 25 जनवरी 2000 से 22 जुलाई 2004 तक। फिर न्यायाधीश JN भट्ट 18 जुलाई 1905 से 10 अक्टूबर 1907 तक। फिर न्यायाधीश राजेश वालिया 5 जनवरी 2008 से 3 मार्च 2008 तक। 2005 न्यायाधीश राजेंद्र मल लोढ़ा 13 मई 2008 से 16 दिसंबर 2008 तक। फिर न्यायाधीश JB कोशी 16 मार्च 2009 से 13 मई 2009 तक। उसके बाद न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार मिश्रा 12 अगस्त 2009 से 17 सितंबर 2009 तक। फिर उसके बाद न्यायाधीश दीपक कुमार मिश्रा 23 दिसंबर 2009 से 24 मई 2010 तक। इसके बाद न्यायाधीश रेखा मनहर लाल दोषित 21 जून 2010 से 12 दिसंबर 2014 तक। फिर अगले न्यायाधीश बने L नरसिम्हन रेड्डी 13 दिसंबर 2014 से 21 जुलाई 2015 तक। फिर इकबाल अहमद अंसारी 29 अगस्त 2016 से 28 अक्टूबर 2016 तक। फिर राजेंद्र मेनन 15 मार्च 2017 से 8 जून 2018 तक। इसके बाद मुकेश शाह 12 सितंबर 2018 से 1 नवंबर 2018 तक। इसके बाद अमरीश्वर प्रताप शाही 10 नवंबर 2018 से 10 नवंबर 2019 तक। इसके बाद अब हैं संजय करोल 11 नवंबर 2019 से अब तक ये न्यायाधीश हैं संजय करोल। अब हम समझेंगे महाधिवक्ता के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है उससे राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। इसके बारे में आर्टिकल 165 में है। महाधिवक्ता बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर आसीन होता है। किसके? राज्यपाल के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के भाग 1 के अनुसार महाधिवक्ता का मुख्य कार्य विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना होता है। महाधिवक्ता वैसे कार्यों को भी संपादित करता है जो उन्हें राज्यपाल संविधान अथवा अन्य किसी विधि के द्वारा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है महाधिवक्ता। आगे समझते हैं बोर्ड और आयोग के बारे में। तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार में प्रशासकीय कार्य विभागों के द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रशासकीय कार्य विभागों के द्वारा विभाग प्रशासन की मूल संगठनात्मक इकाई है जिस पर कि शासकीय क्रियाओं के संपादन का दायित्व रहता है। फिर भी विभाग और मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य प्रशासकीय इकाइयाँ भी हैं जैसे कि परिषद, मंडल, आयोग और निगम। राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये एक सलाहकारी निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत बिहार लोक सेवा का गठन किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री परिषद की राय से करता है। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री परिषद की राय से करता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग का कर्तव्य क्रमशः संघ की सेवाओं तथा राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना होगा।
आयोग परीक्षाओं के नियम, पाठ्यक्रम के विषय आदि का भी निर्धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रेषित करता है। बिहार लोक सेवा आयोग राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था करता है। आगे हम बिहार की कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के बारे में जो भी हमने जाना है, समझा है, उससे हम प्रश्नों का हल करेंगे, स्वयं का मूल्यांकन करेंगे कि हमने कितना सीखा इस पाठ्य में। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था? तो आप कहेंगे बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया, 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब ये भी इजी है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपसे बड़ा इजी ही पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण करने में, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसे करने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत गणराज्य भारतीय संविधान के द्वारा प्रशासित होगी। संविधान सभा के द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति दी गई थी। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 24 भाग हैं। भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान लचीला और कठोर है, लचीला तथा कठोर है। राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रधान होता है राज्यपाल, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति। बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना था? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बने थे। राज्य सरकार की इकाइयाँ क्या हैं? राज्य सरकार की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका 3 इकाइयाँ हैं। भारतीय संविधान का छठा भाग किससे संबंधित है? राज्यों से संबंधित है छठा भाग, जिसमें 152 से 37 तक। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 64 किससे संबंधित है? राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित है। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक किससे संबंधित है? राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 213 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? 167 संबंधित है मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। अनुच्छेद 196 से 212 तक में किसका उल्लेख है? राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित है। अनुच्छेद 196 से 213 तक। केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? 97। दूसरी सूची किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। तीसरी सूची संवर्ती विषयों से संबंधित है। तीसरी तो जिस पर कानून बनाने का अधिकार है किसको? तीसरी सूची संवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार है संसद और विधानमंडल दोनों को। बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? कुल 243 हैं। किसकी अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? राज्यपाल की अनुशंसा से करते हैं।
राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? अनुच्छेद 356 के तहत। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलतराम। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 164 के भाग 1 के तहत। राज्य का मुख्यमंत्री कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता होता है, विधानसभा का नेता होता है, ये सभी होते हैं। बिहार का विधानमंडल किससे बनता है? बिहार का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों के सम्मेलन से बनता है। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। बाद में उसे समाप्त कर दिया गया। किस सन में समाप्त कर दिया गया आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको याद हो तो। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति थे वाल्डन मोडे। कौन थे? वाल्डन मोडे। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एडवर्ड चामियर। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधिकरण का अधिकार होता है? अनुच्छेद 227 के तहत। अनुच्छेद 227 के तहत। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1916 को हुई थी। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों पर अधिकरण का अधिकार होता है? अनुच्छेद 315 के तहत। राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? अनुच्छेद 165 के तहत। राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं? 500 से अधिक। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में कब आया था? 1 अप्रैल 1911 को। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। 73वें संविधान के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? कर्नाटक में। प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है? 3 बार। किस संविधान संशोधन द्वारा वन्य तथा वन्य प्राणी विषय संवर्धित सूची में शामिल किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण राज्य सूची में नहीं है। बाकी पुलिस है, भू राजस्व है, कारागार है। पंचायती राज प्रदान क्या करता है? पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? 3री अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं, 3री अनुसूची के तहत। आगे हम प्रशासनिक ढांचा के बारे में जानेंगे कि बिहार की प्रशासनिक ढांचा कैसी है।